हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी उत्तर देने वाले उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों का 1 मार्च 2025 की बोर्ड एग्जाम में पूरा छपने वाला है। 100% ऐसे ही पेपर आएगा और इसमें बताए गए क्वेश्चन भी आपके पूरे छपने वाले हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरल पेपर है और आपके 1 मार्च 2025 में ये सभी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए स्टूडेंट, पेपर कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 590 DH पेपर कोड है। 1 मार्च 2025 का आप लोगों का नागरिक शास्त्र का पेपर होने वाला है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए और इस पेपर में स्टूडेंट मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा उसका मैं पूरा सॉल्यूशन भी आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए। इस वीडियो को भी पूरा आप लोग देखिएगा। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। पूर्णांक आप लोगों का नागरिक शास्त्र का जो रहता है वो 100 नंबर का पूर्णांक रहता है। ठीक है, निर्देश देखिए, निर्देश पढ़ना हर एक विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में दे रहा है। पांचवा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न वन है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में दे रहा है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से लेकर 125 शब्दों में दे रहा है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट देखिए, 6 नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 250 शब्दों में दे रहा है। सातवां पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो निर्देश होगा स्टूडेंट। चलिए पूरा पेपर सॉल्व करके बताता हूँ, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो 1 मार्च 2025 यूपी बोर्ड में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। नोट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो कॉपी का भी वीडियो मैंने बना दिया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आ चुका है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्टूडेंट जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, यानी भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता, यानी भारत के सभी राज्यों के लोगों को मिलाना, उसको एक करना। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, ये आपका कब हुई थी, 1885 ईस्वी में, यानी 28 दिसंबर, यहाँ पर याद रखिए 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर आपके 1 मार्च के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। एक एक नंबर का 10 प्रश्न दिया जाता है, तो 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय में शुरुआत में ही पक्का हो जाता है जब आप इसका आंसर दे देते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये जो मॉडल पर आधारित थी स्टूडेंट, वो कौन सी थी। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू महालनोबिस, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो ये आपका 1956 से लेकर 1961 तक चली थी स्टूडेंट। ठीक है, और भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता जो स्टूडेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ये कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट, उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। मैं सही हूँ तो जरूर बताइएगा। और ये समझौता 10 जनवरी, ठीक है 10 जनवरी स्टूडेंट 1966 को, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, यानी वो कौन सा दशक है जिसको क्या है खतरनाक दशक कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
यानी 1960 हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इसी को खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ये देखिए कि किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की। तो कौन सा राष्ट्रपति है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया स्टूडेंट, वो आंसर सी हो जाएगा। फरुखुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के कहने पर फरुखुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, 21 महीनों तक ये स्टूडेंट एक प्रकार से क्या चला, 21 महीनों तक एक प्रकार से आपातकाल चला। 21 जून एक प्रकार से 21 जून शायद, हाँ 21 जून 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया था। मैं सही हूँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यहाँ पर देखिए संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई। तो संविधान की धारा जो 370 है स्टूडेंट, ये कब समाप्त की गई, ये आपका आंसर बी हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हुआ था, उसको समाप्त कर दिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुविकल्पीय का, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, 2019 के चुनाव में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, संसदीय सीटों की बात हो रही है, तो 8वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 52 सीटें पर, यानी 8वें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये है आपका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। ठीक है, पाकिस्तान की क्या है, खुफिया एजेंसी है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत की आप लोग बताइए कि इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी की क्या नाम है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। तो श्रीलंका में लगभग स्टूडेंट 74% बहुसंख्यक सिहली है। क्या है, सिहली बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका की बात हो रही है, जो हमारा पड़ोसी देश है भैया। ठीक है, रावण वाला। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये 2 नंबर का आपका प्रश्न एक होता है, यानी 1 नंबर जब आप एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे, ठीक है, नागरिक शास्त्र में, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी टोटल 10 प्रश्न होते हैं और इसका उत्तर आपको कितने वाक्य में देना है, यानी आपको 1 वाक्य में दे देना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, इसका भी मैं उत्तर आपको बताऊंगा कि कब और किसने नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उत्तर देखिए सन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। वीडियो को रोक कर भी आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे भूटान तथा मालदीव है स्टूडेंट। ठीक है, भूटान और मालदीव, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निषेधाधिकार यानी बीटो पावर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णयों से सहमत नहीं है, तो वो इस निर्णयों को बीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। ठीक है, बीटो पावर केवल 5 ही देशों के पास है स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक आपका हो गया चीन, दूसरा आपका रूस, तीसरा अमेरिका, चौथा फ्रांस और 5वां शायद ब्रिटेन है। क्या मैं सही हूँ तो ज़रूर बताइएगा। जो मैं देशों का नाम लिया हूँ, ये क्या मैं सही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं 5 देशों के पास बीटो पावर का अधिकार है और ये चाहते तो भैया रद्द भी कर सकते हैं। कोई भी बीटो पावर यदि 4 देश में से क्या है, एक देश भी सहमत नहीं है तो वो रद्द कर सकता है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है कि BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या है। इसका लिखिए, यानी फुल फॉर्म बेसिकली बताना है और इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। इसका उत्तर देखिए, BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी जैविक हथियार संधि, CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन रासायनिक हथियार संधि। BWC 1972 में की गई और इस पर 155 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसकी स्थापना
1972 में की गई और इसमें लगभग 155 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किया, जबकि CWC 1992 में इसकी स्थापना की गई और इस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या है इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि अंटार्कटिका प्रदेश में संप्रभुता को दावा करने वाले 2 देशों का नाम उल्लेख करें। सबसे पहला है उत्तर है आपका पहला ब्रिटेन तथा दूसरा है अर्जेंटीना। ठीक है, ये भैया जो देश हैं जो कि भैया क्या बताते हैं, 2 देशों का नाम जो कि भैया बताते हैं कि इस अंटार्कटिका अपना है, अपना हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखिए कि स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों के कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका उत्तर देखिए स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। ठीक है, कितनी संख्या थी, 565। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, उसका आंसर भी दूंगा। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम बताइए। इसका उत्तर देखिए सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ ये आपके बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर, स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख करें। 2 नंबर इस पर भी दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना तथा कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास करना, ये भारत के नियोजन के 2 उद्देश्य हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण बताइए। ठीक है, 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण निम्नवत है। सबसे पहला है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेना, ठीक है, करना, और दूसरा है भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। ठीक है, तो ये भैया भारत चीन संबंधों में खटास आने के एक प्रकार से 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ठीक है, तो टोटल जो स्टूडेंट 10 12 और जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न था इसका आंसर दे दिया, 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर दे दिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आ चुका है, जैसा कि आप लोगों ने निर्देश में पढ़ा ही होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि निर्देश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल कितने होते हैं, टोटल ये 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 50 शब्दों में इसका एक प्रश्नों का उत्तर देना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का। ठीक है, तो इसमें देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 1974 की रेल हड़ताल इस पर प्रकाश डालना। इसका उत्तर देखिए वर्ष 1974 में जॉर्ज फार्नडीस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष में संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का आह्वान बोनस व सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराने हेतु किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थे। रेलवे कर्मचारियों की इस हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला और इस हड़ताल से संबंधित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को लगा दिया गया। अंततः 20 दिनों के बाद ये हड़ताल बिना किसी समझौते पर वापस ले लिया गया। ठीक है, बिना किसी समझौते पर ये जो हड़ताल है स्टूडेंट वापस ले लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आंसर है। काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन बताया लेकिन इस बार फिर बता रहा हूँ, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है तभी मैं बताता हूँ स्टूडेंट, याद रखिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसी को मैं लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मार्ग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए
क्षेत्रीय आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय मुद्दों की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे से बाहर की गई घटना नहीं है, लेकिन हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहला है, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलनों चलाए गए। मौजूद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले क्या है भैया, राज्य है। दूसरा देखिए यहाँ पर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी चमका शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। ठीक है। तीसरा है, पंजाब में उठा आंदोलन प्रदेश के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से प्रेरित था, न कि अलगाववादी राजनीति से। और चौथा है, त्रिपुरा में भी आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर भी वहाँ पर भी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। तो ये 4 पॉइंट है स्टूडेंट जो आपके बताते हैं, ठीक है, कि क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता, इस अध्याय के उदाहरण से दिया गया है। ठीक है। 5 नंबर यहाँ पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थोड़े गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, और जुकाम भी है, इसीलिए कब बोल पा रहा हूँ और आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि ऐसे 2 मसलों के नाम बताए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के 2 मसलों के नाम बताए जिन पर असहमति है। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं, कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसीलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश को सहयोग दिया है। अब देखिए सहयोग के मुद्दे क्या है। भारत बांग्लादेश सहयोग के 2 मुद्दे निम्नवत है। सबसे पहला है, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्य जो आपका एक प्रकार से शराब तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। अब देखिए असहयोग के मुद्दे क्या है, जैसे कि दोनों की भैया बैठती रही है। ठीक है। तो देखिए भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के 2 मुद्दे निम्नवत है। सबसे पहला है, भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है, भारत बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के यानी से केवल बांग्लादेश के द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना। तो भैया ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रकार से असहयोग के मुद्दे हैं जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है स्टूडेंट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। 5 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है। इसके बारे में और है, स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति से न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है। जैसे राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, फिर संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करारों को प्रस्तावित करना आदि, ये भैया क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रकार से उदाहरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कहाँ पर हुआ है, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। सबसे पहला परिणाम है कि वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है, विश्व के दक्षिणी हिस्सों में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। और चौथा है, जलवायु परिवर्तन जैसे जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन अब देख लेते हैं, जो कि आपके किसके हैं, आपके स्टूडेंट उसके एक प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्न वर्ग के। इसका भी मैं आंसर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए
कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। ये सभी क्वेश्चन जो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि ये सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। और मैं जितने भी मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आता हूँ उसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से पूछ लिया जाए पेपर, यानी एग्जामिनर कहाँ से पूछ लेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चंस को तैयार किए रहोगे, उसके आंसर को तैयार किए रहोगे, तो जब आपका पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आप झट से उसको कॉपी में लिख दोगे। ठीक है, तो ये आप देखिए क्वेश्चन फिलहाल वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। तो इसके बारे में चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मूल धारणा है प्रवाह अनेक प्रकार के होते हैं। विश्व के एक भाग में विचारों का दूसरे भागों में पहुंचना, पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होना, पूंजी का एक से अधिक स्थानों पर, यहाँ पर देखिए आवागमन, वस्तुओं का एक से अनेक स्थानों पर पहुंचना तथा व्यापार एवं उत्तम आजीविका की खोज में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा आवागमन यह सर्वाधिक आवश्यक तथ्य है। ठीक है, कहा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल स्टूडेंट 4 प्रश्न होते हैं। हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तब आपको 6 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, इसका आंसर आपको 100 से लेकर 125 शब्दों में देना होता है। तो मैंने काफ़ी बार ये जो चारों प्रश्न आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट, इसका मैंने काफ़ी बार आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा, बस आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भैया बांग्लादेश में हमें क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है बांग्लादेश की लोकतंत्र पर। ठीक है, इसकी जो बांग्लादेश का जब एक प्रकार से नया देश उभर कर आया, वो कब आया था, 1971 में आया था। ठीक है, और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग दिया वो हमारे भारत ने दिया था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ कि साक्षी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबर का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि देश के विभाजन के बाद रियासतों ब्रैकेट में है रजवाड़ों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, रजवाड़ों के एकीकरण पर निबंध लिखना है। 6 नंबर का ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि आपातकाल की घोषणा, देखिए आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन काफ़ी पावरफुल है स्टूडेंट। ठीक है, और इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, अपने क्वेश्चन बैंक में, जो नागरिक शास्त्र का आपको लोगों का क्वेश्चन बैंक होगा उसमें मिलेगा। नहीं तो आप लोग कीजिएगा सिंपल सा स्टूडेंट, आप लोग प्रश्नों को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, सिर्फ स्टडी नॉलेज लगा दोगे, जिस भी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बखूबी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए टोटल हमें क्या है, 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है और एक प्रश्न के लिए हमें दिया जाएगा 8 नंबर। तो 2 प्रश्नों के लिए हमारा 16 नंबर जो है बिल्कुल कन्फर्म होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय में 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। ठीक है, तो भारत और चीन संबंधों का हमें सविस्तार समझाना है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। अथवा करके दिया हुआ कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन अपने आप में पावरफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। ठीक है, इस काल में जो विपक्षी दल है इनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमें बता रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपको इसमें देख सकते हैं 6-2 यानी 6 नंबर दिया जाएगा और 1-2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको 2 नंबर शायद पहले वाले में दे दिया जाए, दूसरे वाले में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक आपका रहेगा। उसके बाद में देखिए अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए गए। क्या उपाय किए कि ये बताना है आपको। ठीक है, पेपर में आपको मैं बताऊँ तो टोटल आपको 2 ही प्रश्नों को करना है, लेकिन फिलहाल आप चारों प्रश्नों का आंसर तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और ये पूरा पेपर में बताए गए क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को आएगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आप लोगों ने स्टूडेंट नागरिक शास्त्र की बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को कॉपी कैसे लिखे वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने हाल ही में अपलोड किया है। ठीक है, तो जाकर देख लोगे तो काफ़ी आपका हेल्प हो जाएगा उस
वीडियो से, ठीक है। पूरी कॉपी कैसे लिखनी उसमें मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिए, ठीक है, कॉमेंट में। जय हिंद।